गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ईवीएस का यूनिट नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का लेसन 1 करेंगे, इंटरडिपेंडेंस इन आवर एनवायरनमेंट। ये क्विक रिवीजन होगा क्योंकि ये लेसन हमने पहले भी कर लिया है, तो इस पर हम इसको एक जल्दी से रिवाइज करके इसका एक्सप्लेनेशन देख के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। आवर एनवायरनमेंट हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स आर द लिविंग थिंग्स। जो हमारा एनवायरनमेंट है ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से मिलकर बना है। सो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कौन कौन से जाते हैं? वो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे लिविंग थिंग्स होते हैं। वाटर, एयर, रॉक, लैंड, सन एट्सेट्रा ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। A group of living and non-living things interacting with each other is called ecosystem। अब वो ग्रुप जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बना है और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है? वो सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स एयर, वाटर, सन, सॉइल एट्सेट्रा फॉर देयर सर्वाइवल। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको हवा चाहिए, पानी चाहिए, सन चाहिए, सॉइल चाहिए, किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स इन नेचर नीड ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। सारे लिविंग थिंग्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरत भी होती है उनके सर्वाइवल के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस। जैसे कि हमारे लेसन का नाम भी है इंटरडिपेंडेंस ऑफ, ठीक है। अब देखिए, एन इकोसिस्टम इज़ अ यूनिट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क्स टुगेदर। अब इकोसिस्टम क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें एक साथ में काम करती हैं। जैसे हमने कहा कि इकोसिस्टम क्या होगा? लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स का एक ग्रुप होगा जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि हम हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, वो क्या है? हमारा एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम वेरी इन साइज, और जो इकोसिस्टम होता है ये अलग अलग साइजेस का होता है। एन इकोसिस्टम कैन बी अ डेजर्ट, फॉरेस्ट, एन ओशियन और पॉन्ड। और इकोसिस्टम क्या क्या हो सकता है? एक डेजर्ट भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है और पॉन्ड। Within each ecosystem there are different habitats of different animal। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर ही अलग अलग हैबिटेंट होते हैं। अब हैबिटेंट क्या होता है? हैबिटेंट इज़ अ प्लेस वेयर पॉपुलेशन लीव। हैबिटेंट वो जगह होती है जहाँ पे पॉपुलेशन, जनसंख्या रहती है। अब पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड लिविंग इन अ सेम प्लेस। और जनसंख्या क्या होती है? एक ही जैसे तरह के ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन अ पर्टिकुलर हैबिटेंट। और एक ही प्रकार की जो जनसंख्या होती है वो एक पर्टिकुलर हैबिटेंट में रहती है। जैसे इंसानों की बात करें तो इंसानों के रहने का हैबिटेंट अलग है, मछलियाँ हैं उनका हैबिटेंट अलग है, उस तरह से। ऑल नेसेसरी थिंग्स लाइक फूड, वाटर, टेम्परेचर एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन गुड हैबिटेंट। और हैबिटेंट में सारी नेसेसरी चीज़ें जैसे कि पानी हुआ, खाना हुआ, एक तापमान हुआ, वो सारा अवेलेबल रहता है एक अच्छे हैबिटेंट में। सेवरल पॉपुलेशन में शेयर अ सिंगल हैबिटेंट। और काफ़ी ज़्यादा भी जनसंख्या जो होती है वो एक सिंगल हैबिटेंट भी शेयर कर सकती है। In a small pond, several aquatic population may coexist at a same time। और अगर हम छोटे तालाब की बात करें तो वहाँ पे एक छोटे तालाब में अलग अलग तरह की जनसंख्या एक साथ में एक ही समय पे रह सकती है। अब देखिए, डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्ट एंड फॉर्म आ कम्युनिटी। अब जो एक जनसंख्या है अलग अलग, वो क्या करती हैं? आपस में इंटरेक्ट करके एक कम्युनिटी, समुदाय बनाती हैं। अ कम्युनिटी ऑफ अ लिविंग थिंग इंटरेक्ट विथ नॉन लिविंग वर्ल्ड अराउंड इट टू फॉर्म एन इकोसिस्टम। और जो कम्युनिटी होती है लिविंग थिंग्स की, वो नॉन लिविंग थिंग्स
और नॉन लिविंग वर्ल्ड से भी इंटरेक्ट करके एक अपना अलग इकोसिस्टम बनाती हैं। अब यहाँ पे लेट्स आंसर देखिए, ये आपका होमवर्क है। यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर नेसेसरी थिंग्स फॉर गुड हैबिटेट, हमने पढ़ा। इसका आंसर ऑल नेसेसरी थिंग्स लाइक फूड, वाटर, टेम्परेचर आर अवेलेबल फॉर गुड हैबिटेट। सेकंड है व्हाट इज़ अ कम्युनिटी, सो कम्युनिटी क्या है, अ कम्युनिटी ऑफ अ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी क्या होगी आपकी, डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्ट एंड फॉर्म अ कम्युनिटी। अब आगे पढ़ते हैं, फूड चेन। द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। अब इकोसिस्टम का जो लिविंग पार्ट है, मतलब जहाँ पे लाइफ है, जो जिंदा है, वो क्या कहलाता है, फूड चेन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी चाहिए, किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। और हमारी एनर्जी का सोर्स क्या है, हमारे एनर्जी का सोर्स है सन, इकोसिस्टम के। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और जो एनर्जी है वो कहाँ से शुरू होती है, वो सन से शुरू होती है, किसके फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में। ये देखिए इस तरह की एक फूड चेन होती है, सन से सनलाइट आती है, फिर यहाँ पे ग्रासेस, ग्रासेस से इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से फ्रॉग, फ्रॉग स्नेक, स्नेक से ईगल्स। ये हमारा पूरा एक फूड चेन है। ये देखिए सन, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। द लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। और इकोसिस्टम जो है उसका लिविंग पार्ट है वो कितने ग्रुप में डिवाइड है, 4 में। प्रोड्यूसर्स, स्कैवेंजर्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर कौन होते हैं, green plant make their own food with the help of non-living matter like sunlight, gases, soil, water and mineral। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड बनाते हैं किसकी हेल्प से, सनलाइट, गैसेस, सॉइल, वाटर, मिनरल्स की हेल्प से। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। दे बिगिन द फूड चेन विच इज़ एसेंशियल फॉर एनी इकोसिस्टम। और ये क्या करते हैं, ये वो चेन शुरू करते हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को एनर्जी भी देते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन गेट एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स ईदर बाय डायरेक्टली ईटिंग देम और ईटिंग प्लांट ईटर। अब जो ऑर्गेनिज्म हैं फूड चेन के, उनको एनर्जी कहाँ से मिलता है, या तो डायरेक्टली वो फूड को, प्लांट्स को खाते हैं, या फिर जो प्लांट ईटर्स होते हैं उनको खाते हैं। अब है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। जितने भी ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, वो सारे कंज्यूमर हैं। क्यों हैं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि हम सब डायरेक्ट तौर पे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। कंज्यूमर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अब जो कंज्यूमर है ये भी 3 ग्रुप में डिवाइड है। सो कंज्यूमर्स को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है, पहला है आपका हार्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस। सो हार्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्बीवोरस एनिमल्स। वो एनिमल जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पे ही डिपेंड होते हैं और उनसे ही फीड होते हैं, तो वो होते हैं हार्बीवोरस। जैसे कि आपका काऊ है, बफेलो है, ये सारे हार्बीवोरस एनिमल्स हैं। they have a special digestive system that helps them digest all kinds of plants। इनके पास में एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी मदद करता है किस चीज़ में, वो मदद करता है इनकी जो ये लोग ग्रासेस खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। काऊ, बफेलो, गोट, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, हॉर्स, डियर, रैबिट एट्सेट्रा आर हार्बीवोरस।
ये सारे एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हार्बीवोरस में। नाउ टाइम टू थिंक। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो प्लांट्स हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। Cow exhale methane with every breath because of their grassy diet and multiple stomachs. Methane is the second most greenhouse gas. अब जो काऊ है वो क्या करती है? वो मीथेन को एक्सेल करती है, मतलब बाहर छोड़ती है जब भी वो सांस लेती है। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रासी डाइट खाते हैं उसकी वजह से। और मीथेन जो है वो हमारे ग्रीन हाउस की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस भी कंसीडर की जाती है। अब है कार्निवोरस। एनिमल्स दैट किल अदर एनिमल एंड ईट देयर फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। वो एनिमल जो दूसरे जानवरों का फ्लैश, उनका मांस खा जाते हैं, वो होते हैं कार्निवोरस एनिमल। जैसे कि टाइगर, लायन, जैकल एट्सेट्रा आर कार्निवोरस एनिमल्स। ओमनिवोरस एनिमल्स। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स। अब ओमनिवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? वो जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, वो ओमनिवोरस होते हैं। जैसे बियर, डॉग, क्रो, कैट, रैट आर ओमनिवोरस। अब है स्कैवेंजर्स। Some animals help in keeping the environment clean by eating flesh of dead animals. अब कुछ जानवर जो होते हैं वो एनवायरनमेंट की मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? वो मदद ऐसे करते हैं कि वो मरे हुए जानवरों का ही फ्लैश खाते हैं। सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। और ऐसे ही जो जानवर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। जैसे कि वल्चर है, हाइना है, क्रो है, जैकाल है एट्सेट्रा आर स्कैवेंजर्स। ये देखिए वल्चर हुआ, तो इस तरह का वल्चर होता है। वल्चर है, जैकाल है, ये स्कैवेंजर्स। अब है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिड्यूस देयर रिमेन्स टू मिनरल्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो मरे हुए जानवरों को और प्लांट को के जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में ही रिड्यूस कर देते हैं। दे ब्रेक डाउन, डिकम्पोज द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट्स इनटू मिनरल्स विच मिक्सड इन द सॉइल। वो क्या करते हैं कि जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका जो डिकम्पोज होता है, उनके जो पार्ट्स होते हैं उसको सॉइल में ही मिक्स कर देते हैं और फिर वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। दीज मिनरल्स फॉर्म पार्ट ऑफ फूड फॉर प्लांट विच दे टेक थ्रू देयर रूट्स। और ये जो मिनरल्स होता है ये क्या करता है? एक तरह का फॉर्म बनाता है फूड का। किसके लिए? प्लांट्स के लिए, जो उनकी रूट्स के थ्रू उनको मिलता है। सो प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिकम्पोजर्स फॉर देयर फूड। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी डिकम्पोजर्स पे डिपेंड करते हैं। किसके लिए? अपने फूड और मिनरल्स के लिए। डस डिकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोसिस्टम। इसी वजह से जो डिकम्पोजर्स हैं ये ज़रूरी होते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। बैक्टीरिया, फंगी एट्सेट्रा आर डिकम्पोजर्स। जो बैक्टीरिया है, फंगस है, कई बार खाने में लग जाता है, ये सारे क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और डिकम्पोजर्स के बारे में जो दूसरी चीज़ है वो ये कि ये बहुत माइक्रो साइज में होते हैं, मतलब हम इन्हें खुली आंखों से देख नहीं सकते। अर्थवॉर्म्स आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स। अब अर्थवॉर्म है जो केंचुए हैं, बारिश में काफ़ी देखने को मिलते हैं, ये भी डिकम्पोजर्स होते हैं। दे कैन ब्रेक डाउन ओनली प्लांट। और ये किसको डिकम्पोज में हेल्प करते हैं? सिर्फ प्लांट्स को। दे मेक सॉइल फर्टाइल सो दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। और इनकी वजह से जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है और उपजाऊ बनती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको किसानों का दोस्त भी बोलते हैं। नाउ दिस इज अगेन योर होमवर्क। विच रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। कौन सा
रॉ मटेरियल प्लांट्स को चाहिए होता है अपना फूड बनाने के लिए। ये आप देखिए बैक पेजेस में लिखा है, ये वही आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर अर्थवॉर्म्स कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहा जाता है, तो हमने अभी पढ़ा, दे मेक सॉइल फर्टाइल सो दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। नाउ बैलेंस इन इकोसिस्टम। अब बैलेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनवायरनमेंट। अब जब हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा सिस्टम है, तो यहाँ पे बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, दूसरी नहीं रह पाएगी, तो उससे डिसबैलेंस हो जाएगा एनवायरनमेंट। सो व्हेन एनिमल एंड प्लांट्स लिव टुगेदर इन अ बैलेंस फॉर लॉन्ग टाइम, इकोसिस्टम बिकम्स स्टेबल। सो जब एनिमल और प्लांट्स काफ़ी लंबे समय तक एक इकोसिस्टम में रहेंगे और साथ में रहेंगे, तभी हमारे इकोसिस्टम को हम स्टेबल कर पाएंगे। व्हेन देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस द प्लांट्स एंड एनिमल कैन एंड डाई। और अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है तो प्लांट्स और एनिमल मर भी सकते हैं। द एग्जिस्टिंग हार्मनी विल बी अपसेट एंड द एंटायर सिस्टम वुड बी चेंज। जो वहाँ का सामन एक इक्वलिटी होगी और जो वहाँ का एक कॉमन, क्या बोल सकते हैं हम उसको, हार्मनी होगा, अगर वो बना रहेगा तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम हमारा मेंटेन रहेगा, स्टेबल रहेगा। और वहाँ पे अगर ज़रा भी डिस्टर्बेंस आएगा तो वो ख़राब हो जाएगा और सिस्टम को चेंज कर देगा। देन द इकोसिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। उसकी वजह से क्या होगा, इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा होगा काफ़ी सारे हमारे इकोसिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वेदर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम इंडेंजर्ड when the habitat fails to support its population। अब क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स बिकम इंडेंजर्ड, मतलब वो प्रजातियां जो पहले जितनी संख्या में पाई जाती थी उतनी नहीं पाई जाती हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो हैबिटेट है वो वहाँ के इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। when the habitat vanishes all members of the species die and the species become extinct। और ये हैबिटेट ख़त्म होगा तो वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ इज़ द वन दैट इज़ नो लॉन्गर लिविंग। अब जो एक स्पीशीज़ होती है, एक्सटिंक्ट कब होती है, वो एक्सटिंक्ट जब होती है जब वो अभी के समय में है ही नहीं। जैसे कि डायनासोर्स के बारे में हम सुनते हैं पर वो प्रजाति ख़त्म हो चुकी है, तो वो एक्सटिंक्ट में आ जाएगी। About more than 1000 endangered animals species are worldwide। लगभग 1000 के आसपास वो स्पीशीज़ हैं जो कि इंडेंजर्ड, मतलब अब ख़त्म होने की कगार पे और ख़तरे की कगार पे हैं। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सारे जानवर और पेड़ों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, किस लिए? ताकि वो सर्वाइव करें। स्पेशली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल, खासकर वो प्रजातियाँ जिनको खतरा है। देयर आर नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मैनी कंट्रीज़ टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड फॉरेस्ट। उसी वजह से काफ़ी देशों में बहुत सारे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई हैं एनिमल्स और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन इंडिया वी हैव अबाउट 514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास में 514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। द बिगेस्ट ऑफ दीज इज़ सुंदरबन। और इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है? सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, बंगाल टाइगर के लिए ये है। देयर आर मैनी नेशनल पार्क्स ऑल्सो इन इंडिया। और साथ साथ भारत में काफ़ी सारे नेशनल पार्क भी हैं। नाउ एक्सरसाइजेस, ओरल क्वेश्चंस आप एक बार खुद से करके देखिएगा। दीज आर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब हम MCQs देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो प्लांट्स आर कॉल्ड, प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्लांट होगा नहीं, डिकम्पोजर प्लांट नहीं है, सो दे आर producers। Flesh eating animals are called carnivorous। Omnivorous eats plant and flesh, so both A and B। Earthworm makes soil fertile। How many wildlife sanctuaries are there in India? जैसे कि हमने अभी देखा 514। Right, true, false?
Green plants can make their own food. Yes, with the help of sunlight. The process is called photosynthesis. The sun is the ultimate source of energy. True. That all decomposers are microscopic. Yes, true. We cannot see them. The biggest wildlife sanctuary in India is in Assam. No. ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल. Several populations share a same habitat. Yes. Fill in the blanks. ये देखिए ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं. Air, water, soil are non-living part of ecosystem. A habitat is a place where a population lives. Sun is the ultimate source of energy. Herbivores get their energy by eating plant. Scavengers help to clean environment. Now short answers. देखिए what is habitat? A place where population lives. Second one, what are producers? So ये questions आपके बुक में हैं, आप उसको टिक करते जाइए और फिर अपनी नोटबुक में लिखिएगा. सेकेंड वन, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स के लिए आप आइए यहाँ प्रोड्यूसर हेडिंग पे. कौन होते हैं प्रोड्यूसर्स? ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग मैटर लाइक सनलाइट, गैसेस, सॉइल, वाटर, मिनरल्स. दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ये हैं प्रोड्यूसर्स. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर कंज्यूमर्स. थर्ड क्वेश्चन देखिए. All humans and animals are called consumers because they depend on plant for their food directly or indirectly. Fourth question, what are scavengers? So some animals help in keeping the environment clean by eating flesh of dead animals. Such type of animals are called scavengers. Okay. Now fifth, why are wildlife sanctuaries and national parks set up? क्यों बनाए गए? So इसका आंसर, all animals and plants need protection in order to survive. Survive तक करिएगा. ये फिफ्थ का आंसर. अब आपके लॉन्ग आंसर्स. What is an ecosystem? इकोसिस्टम क्या है? So यहाँ पे आइए. A group of living and non-living things interacting with each other is called an ecosystem. ये आपके लॉन्ग का फर्स्ट आंसर है. What do you mean by food chain? फूड चेन पे देखिए हमने यहाँ पे देखी है. फूड चेन में आपको डायग्राम भी बनेगा. अब देखिए, द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन. लिविंग पार्ट इकोसिस्टम का फूड चेन कहलाता है. ये आपके लॉन्ग का सेकेंड आंसर. थर्ड में देखिए, मेक अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, स्नेक, ग्रास, इंसेक्ट, सन. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है. ठीक है. इस डायग्राम के साथ साथ में आप ये वाली लाइन भी नोट करेंगे और डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए. फोर्थ, इन हाउ मैनी वेज डिकम्पोजर्स आर हेल्पफुल टू प्लांट्स. कितने तरीके से डिकम्पोजर्स प्लांट्स के लिए हेल्पफुल हैं. तो ये देखिए यहाँ पे, दे ब्रेक डाउन द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट्स इनटू मिनरल्स विच गेट मिक्सड इन सॉइल. दीज minerals form part of food for the plants which they take through their roots. Plants depend on the decomposers for their food minerals. Thus decomposers are very important for an ecosystem. So ये आपके लॉन्ग का फोर्थ आंसर है और आपका ये लेसन कंप्लीट होता है. अगर इसमें आपको कहीं पे कोई भी डाउट है, आप वीडियो को बार बार प्ले करके देख सकते हैं. उसके बाद में भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो अपने ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप करिए, हम वो डाउट क्लियर करेंगे. ये लेसन आपकी बुक में नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए आपकी क्लास वर्क कॉपी में. आपकी क्लास वर्क कॉपीज़ कभी भी स्कूल सबमिट की जा सकती हैं चेक होने के लिए. तो अच्छी राइटिंग में साफ़ सुथरी अपनी कॉपीज़ रखिएगा और उसको अच्छे से लिख के सबमिट करिएगा. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने ग्रुप पे पूछ लीजिएगा. Okay, good day.